तो स्वागत है आपका व्हीलर ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 1। किसमें? तो हिंदी में। हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि होने वाला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर अंबेडकर जी है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। और ये श्रम विभाजन जाति प्रथा है, इसकी जो विधा है वो विधा क्या है? तो वह निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है? तो निबंध है। और इनके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो पहले बात करते हैं हिंदी में कुल चैप्टर कितने हैं। तो हिंदी में कुल चैप्टर कितने हैं? 24 में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है गतखंड और दूसरा पदखंड। गठखंड, सॉरी पदखंड नहीं है, क्या है? काव्यखंड है। एक है गतखंड, दूसरा काव्यखंड है। तो दोनों में 12 और 12 चैप्टर हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 24। तो गद्यखंड के हमारे फर्स्ट चैप्टर है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और उनके लेखक है तो उनके बारे में भी हमारी किताब में कुछ दिया गया है, तो उनको भी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम लोग क्या चैप्टर का। तो चैप्टर में आते हैं। तो यहाँ से कुछ देर आप वेट करेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट, ठीक ना? तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इनका निधन कब हो गया? 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन दिसंबर 1956 में। दिसंबर 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, तो हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में, यानी महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। तो किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। अगर आपसे कोई पूछे कि भीमराव अंबेडकर जी किस परिवार से बिलोंग करते थे, तो दलित परिवार से। लेकिन इन्होंने जाते जाते क्या किया था? हमारे जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ये तो ऐसे चैप्टर ही है, लेकिन इसके जाति प्रथा के लिए कठोर विरोध उठाया था क्या? आवाज। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि संविधान को लिखा है और भारत के बहुत सारे कुप्रथा के विरुद्ध क्या उठाया था? आवाज उठाया था ना। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे कुप्रथाओं के बीच उन्होंने इकलौता आवाज उठाने वाला बना था। तो बात करते हैं हम चैप्टर का। तो उन्होंने जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है वो एक क्या था? भाषण। भाषण था। इसे एक जगह स्पीक देना था। कहाँ पे? तो वो जगह है जाति पाति तोरक मंडल, जो कि पड़ता है कहाँ? लाहौर में। लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल। जाति पाति तोरक मंडल। उन्होंने यहाँ पर भाषण देने के लिए ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है उसको तैयार किया था। उन्होंने कहा था क्या कि ये भाषण के क्या थ्रू हम क्या करेंगे? जो जनता है उनको जागरूक करेंगे कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है एक तरह से
साम्यवादन तो सही है, लेकिन जाति प्रथा है वो एक तरह से कुप्रथा है। जाति प्रथा बहुत ही बेकार प्रथा है। उसके विरुद्ध लोगों को आवाज उठाने के लिए एक माध्यम ये थे, वो है भाषण। तो लेकिन इनको क्या किया था वहां पर, इनको चांस नहीं दिया था। तो एक है हमारे कौन, ललाई सिंह यादव जी, ललाई सिंह यादव, ललाई सिंह यादव। इसको क्या कहते हैं, हिंदी से, सॉरी अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित किए थे। किससे, इंग्लिश टू हिंदी, यानी अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित कौन किए थे, तो ललाई सिंह यादव जी। ये हमारा परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर इसको याद रखना जरूरी है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं उनका शिक्षा व्यवस्था। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में जो होती है, जैसे कि उनकी प्राथमिक शिक्षा वो उनके घर पर ही हो गए थे, यानी अपने आसपास के स्कूल में। तो ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद बात आती है आगे की शिक्षा की। तो आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, कहाँ गया था, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। तो उनको अमेरिका जाने के लिए, कहाँ पे, अमेरिका, अमेरिका में पढ़ाई करने जाने के लिए खुद तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय उनकी गरीबी यानी परिवार की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर जाना मुश्किल था। तो बड़ौदा नरेश, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, भीमराव अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आगे गए थे। तो किसके ऊपर गए थे, यानी बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश नरेश के प्रोत्साहन पर भीमराव अम्बेडकर जी ने आगे की पढ़ाई करने के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षा को खत्म करने के बाद अमेरिका गए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए। फिर वहां से कहाँ गए थे, लंदन। फिर उसके बाद उस पढ़ाई को खत्म करने के बाद हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा गया था, लंदन। लंदन जो कि पड़ता है हमारे इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के आसपास के स्कूलों से ही कर ली, और उसके बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क के अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए थे। न्यूयॉर्क पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका। और वहां से उन्होंने कहाँ चला गया पढ़ाई करने के आगे की, लंदन। उन्होंने बहुत सारी विषय में भी ज्ञान था, जैसे कि सांस्कृतिक, धार्मिक, बहुत सारे ऐसे। तो उनकी ज्ञान की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है कि उन्होंने संस्कृत के धार्मिक, संस्कृत का धार्मिक, संस्कृत का बहुत सारा धार्मिक ग्रंथ होता है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं कि पौराणिक और पूरे वैदिक वर्णम में अनुवाद के जरिए पढ़ा। ये जो संस्कृत का धार्मिक विषय होता है वो उन्होंने किसके जरिए पढ़ा था, तो पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णम में अनुवाद के जरिए पढ़ा था। यानी ये ऐसे नहीं पढ़े, उनको पूरा क्या कहते थे, अनुवाद करके पढ़े थे। पढ़ा, और क्या किए थे, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी हमारे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे कि ऐतिहासिक सामाजिक में इन्होंने ये जो संस्कृत का जो धार्मिक ज्ञान है उनको क्या किए थे, अनुवाद करके, बहुत सारे अनुवाद के वर्णम में से इन्होंने क्या किया था, इसको पढ़ा था। तो उन्होंने क्या, और ऐतिहासिक में बहुत सारे आंदोलन के लिए प्रस्तुत किए गए घटनाएं है उनके द्वारा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सब मिलाकर उनको कहा जा सकता है कि मीमांसक, अर्थशास्त्री, इतिहास, शिक्षावादी, समाजशास्त्री, और बहुत सारे, अगर कहें तो उनको तो बहुत सारे विषयों में उनका बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। और वो दुनिया के सामने जब उभरे तो बहुत सारे ज्ञान, यानी बहुत सारे जैसे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, ऐतिहासिक, बहुत सारे ज्ञान लेकर उभरे दुनिया के सामने, कि आगे हमारे जैसा कोई ऐसा बंदा ना मिले जो कि हमें क्या कर सके, झुका सके, ठीक ना। तो ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। भाई हमको ज्ञानी मत समझना। और इनके तीन मार्गदर्शक कौन थे, इनके चिंतन व रचनात्मक,
अर्थात उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक मानने वाले इनके 3 लोग कौन-कौन थे? एक थे कबीर और दूसरा थे बुद्ध और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। तो उनके लिए जीवन में 3 मार्गदर्शक कौन-कौन रहे? कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले के उनके बहुत सारे मार्गदर्शन उनके जीवन में बहुत सारे क्या परिस्थितियों में काम आए। तो उन्हें अपने वो क्या मानते हैं? प्रेरक मानते हैं, यानी मार्गदर्शक मानते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं किसके? चैप्टर की, ठीक ना? तो चैप्टर में बढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इन्होंने इस चैप्टर में क्या कहा था? एक विषय उठाया है, किसको? जाति प्रथा को, और इन पर उन्होंने चर्चा की है, ठीक ना? तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है। तो ये शब्द के कहने का मतलब है कि हमारे इस युग में भी जातिवाद के पोशाकों का कमी नहीं है। इनको इन्होंने बहुत सारे उदाहरणों को प्रस्तुत करके क्या क्या इसका वर्णन किया है और जाति प्रथा का भी इसमें जिक्र किया है। तो बात करें इस चैप्टर में तो इन्होंने कहा है क्या कि हमारे जो धर्म है, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बचपन से जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसका क्या कर दिया जाता है? निर्धारण काम, कि यह बच्चा यही काम करेगा, यह बच्चा यही काम करेगा। तो इनको यहाँ पर चर्चा की है इन्होंने कहाँ पे? उस चैप्टर के केंद्र में। तो हमारे लेखक क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा आजकल किसका रूप ले चुका है? कुप्रथा का। यह जाति प्रथा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे कि अगर वो बच्चा गर्भ अवस्था में ही है, यानी अभी कहे तो वो जन्म भी नहीं लिया है, तो उनका क्या कर दिया जाता है? काम निर्धारण कर दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति का पहले से ही काम निर्धारण कर लिया जाता है तो क्या होता है? अगर जैसे बात करें क्या कि हमारे हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में होता क्या? जैसे पंडित, धोबी, चमार, बहुत सारे जाति होते हैं, भूमिहार, ऐसे राजपूत। लेकिन कुछ जात क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? श्रेणी। कुछ जातियों की श्रेणी क्या हम लोग उच्च मानते हैं। हमारी बचपन से ऐसी सोच बन चुकी है कि वह जाति मान चुके हैं कि क्या कि वह उच्च है, वह क्या है? उच्च है। जैसे अगर हमारे सामने कोई, जैसे हम मान लेते हैं कि हम चमार है, ठीक है ना, और हमारे सामने कोई पंडित है, तो वो पंडित हमें पक्का हमें इज्जत नहीं देगा, लेकिन हमें क्या उसका आगे झुकना पड़ेगा कि वो क्या पंडित है। नहीं तो क्या हमें कुछ भी ऐसे गलत ठहराया जा सकता है कहाँ पर? समाज में। तो इन्होंने यहाँ पर किसका बात किया? श्रम विभाजन का, कि हमारे समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता क्या है या फिर नहीं है, और ये जाति प्रथा है तो इसको हटाना जरूरी है या फिर नहीं है। अगर हटाएंगे तो किस जाति प्रथा को, यानी हमारे जो समाज है उसमें किस अनुसार हम लोग रहेंगे और कौन सी, जैसे करेंगे कि जाति प्रथा को हटाकर कौन सी वस्तु यानी कौन सी नीति को लाएंगे, ठीक ना? तो उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन की आवश्यकता तो है, लेकिन जो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन होता है वह उचित नहीं है। देखते हैं कि बच्चे में, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई पंडित है तो उसका क्या काम है? उसका बचपन से ही कहते हैं कि अरे तुम्हारा काम क्या है? पूजा कराना। तो वो तो बहुत खुश है कि हम पूजा कराएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कोई नीच जात का व्यक्ति है, ऐसे के निम्न या दलित वर्ग का व्यक्ति है, तो वो क्या कहते हैं? जैसे कि अगर कह दे कि तो कहते तुम्हारा काम क्या है? चप्पल सिना है। अगर अगर किसी और भी काम में उसकी अगर रुचि होगी तो क्या चाहेगा कि हम यह काम कैसे छोड़े और दूसरा काम को कैसे करें। वो चाहकर भी दूसरा काम क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये जाति प्रथा को हटाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी काम में अगर क्या करते हैं, हम करते हैं, कोई भी क्या करते हैं, हम काम करते हैं,
तो काम करते तो सही है, लेकिन हमारा उसमें क्या दिल लगना चाहिए, उस काम में मन लगना चाहिए। अगर उस काम में हमारा मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, तो फिर वह काम करना हमारा लिए क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह काम हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो हमारे श्रम विभाजन की आवश्यकता यहाँ से तो जरूरी बनती है। यहाँ से क्या बनती है, हमारी जरूरी बनती है। अगर बात करें हम किसकी, जाति प्रथा की, तो जाति प्रथा क्या है, हमारे लिए तो एक कुप्रथा तो है ही। अगर क्या होता है, हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि उसका जात है, उसका तो जात तो बचपन से निर्धारण कर दिया गया है कि उसका यही काम है, ठीक ना। तो वो क्या कहेगा कि हमारा, उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि हमारा ये बचपन से ही सिखाया गया है, घर के द्वारा भी। और इसमें गलती हमारे घर वालों की भी होती है, क्योंकि हमारे घर वाले भी बचपन से हमारे अंदर ऐसी भावना बैठा देते हैं कि हम निम्न जाति के हैं, और अगर हम उच्च सोचते हैं तो हमें क्या करता है, नीचे गिराने का प्रयत्न हमारे समाज खुद करते हैं। अगर किसी को, कोई व्यक्ति निम्न जात का है, जैसे हम बात करते हैं कोई व्यक्ति निम्न जात का है, जैसे एक बात करते हैं धोबी, जिसका काम क्या होता है, कपड़ा धोना। ऐसा पहले के लोग कहते हैं, और ऐसा अभी भी होता है कि तुम धोबी हो, तुम्हारा काम क्या है, कपड़ा धोना ही है, तुम और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो। अगर क्या करते हैं, अगर अगर बात करते हैं कि इसका ज्ञान क्या है, बहुत ज्यादा है, अगर ये पूजा वगैरह करा सकता है, तो ये पूजा करा कर देख ले, अगला दिन कोई नहीं छोड़ेगा उसको, पूजा कराने जाएगा। नहीं, पंडित जो होगा ना, उसको इसको पिटने के लिए चला जाएगा कि पूजा कराने तुम भाई क्यों जा रहे हो। कि अगर तुम पूजा कराने जाओ तो तुम्हारे तुम्हारे विरोध में पूरा समाज खड़ा होगा कि तुम पूजा नहीं करा सकते हो, तुम पंडित नहीं हो, तुम्हारा जाति ये नहीं है पंडित। अगर तुम पंडित होगो, अगर कोई पंडित है और उसको ज्ञान भी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, और वो पूजा करा रहा है, उसको सब उचित मानेगा, उसको सब बुलाएगा कि भाई तुम पूजा कराओ, तुम पंडित हो, तुम पूजा कराओगे तो मेरा पूजा सफल होगा। अगर वही बड़े बड़े ज्ञानी जो कि दलित वर्ग से आते हैं, या फिर हरिजन, दलित वर्ग या फिर हरिजन वर्ग से आते हैं, उनको कितना भी ज्ञान हो जाए, उनको आगे बढ़ने का अवसर देता भी नहीं है कोई। अगर आगे बढ़ने का अवसर दे दी जाए, तो उसके लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता है जितना के लिए कोई काम ना आता हो और उसे प्रयत्न किया जाए काम करने का। जैसे कि हमें खाना बनाने नहीं आ रहा है, तो उतना ही हार्ड होगा जितना कि हमें कोई, जैसे कि हमें वो नहीं आ रहा है काम करना, तो बहुत हमारे लिए क्या होगा, हार्ड होगा ना। तो कोई व्यक्ति का ऊपर जाने के लिए भी ना, अगर ऊपर से क्या किया जाता है, उसे आदेश भी, अगर घर वाले उसको अनुमति दे देते हैं, तो बाहरी समाज क्या करते, उस पर प्रेशर बनाते हैं कि तुम जाति तुम्हारा ये, तुम करेगो क्या। तो इस स्थिति में क्या बनता है, उस पर दबाव बनता है, और अगर वो उसको काम आ भी रहा है, तो उसको सोचेगा कि नहीं, ताने तो सहेंगे लेकिन हम ये काम करेंगे। तो ये हो गया एक तरह से रुचि। अगर कोई व्यक्ति है, तो उसको क्या, उसका काम बचपन से निर्धारण किया गया है कि तुम्हारा ये काम है, अगर उसका उसमें रुचि नहीं लग रहा है, जैसे दिल नहीं लग रहा है, जैसे हमारा काम है क्या, कि हमारा काम है, अभी अगर मानते हैं कि अभी हम शिक्षक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या हमारा भी दिल लग रहा है, रुचि लग रहा है, तो हम बड़ी मजे से पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चे बात करते हैं किसका, जो मजदूर है, अगर उसको कहेंगे, उसका भी रुचि है क्या, कि हम यहाँ पर क्या करें, पढ़ाए, ठीक, तो उसका रुचि है पढ़ाने का, लेकिन वहां पर क्या करने जा रहा है, काम, तो उसका वहां पर दिल नहीं लगेगा ना, तो वो अवश्य उसका वहां पर जो काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हमेशा आते ही रहेगी। लेकिन अगर हमारा दिल और रुचि क्या एक साथ किसी भी काम में लगे, तो उस काम की मजे मजे, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो क्या क्या जाता है कि इसमें अब ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, ये सब भावनाओं को उत्पन्न करके, यानी आप भावना नहीं, ये असल बात है, ये सब बात को अगर आपको दिखा है, तो क्या हमारा जाति प्रथा एक तरह से गो प्रथा 100% ही है, यानी जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। अगर बात कर हमारे क्या भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर हम जाति प्रथा को हटा देंगे, तो हम समाज में किस तरह से सभ्य समाज बना सकते हैं। तो हमारे समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए
किस चीज पर आधारित होगा, तो उनका भी उन्होंने इस चैप्टर में जिक्र किया है। तो क्या है कि इन्होंने कहा कि अब मैं समस्या की रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या होगी, यानी सभ्य समाज क्या होगे। तो इन्होंने कहा भी है कि सभ्य समाज यानी आदर्श समाज क्या होगे। तो इन्होंने एक कहा है कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या कहा है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। इन्होंने बहुत ही अच्छी पहलू लिया है क्या कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, यानी हमारे जो समाज होंगे उनमें क्या सभी व्यक्ति क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता है उनके लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, ना कि उसे दबाव बनाकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि भ्रातृत्व, अगर कोई भी व्यक्ति समाज में रह रहा है और वो भाईचारे की तरह से रह रहा है तो इसमें उसकी खुशी तो अत्यंत होगी, क्योंकि भ्रातृत्व यानी भाईचारा। अगर समाज में भाईचारा होगा तो समाज बहुत ही अच्छे होंगे और आदर्श समाज की एक अच्छी उदाहरण भी होंगे। और समता यानी सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लास्ट में ये 3 पहलू का उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या कहा है कि अगर जाति प्रथा को हम हटाते हैं तो हमारे नजर में आदर्श समाज जो होगा वो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये सारी तो बात तो हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम आपके साथ फिर अगले क्लास में मिलेंगे इसके अगले चैप्टर को लेकर, या फिर साइंस, सोशल साइंस, मैथ। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर अगले क्लास में चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, ओके।